हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आई एक रिपोर्ट से। एमआरएफए को लेकर एक के बाद एक जो बड़ी रिपोर्ट्स है वो सामने आना शुरू हो गई हैं, जहां पर इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सोर्सेज ने जो टाइम्स नाउ है इनसे बात करते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां या यूँ कह लें एमआरएफए के करंट स्टेटस के बारे में जो बातचीत है वो करी है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल भारतीय वायुसेना का जो स्टेटमेंट ऑफ केस है, जहां पर 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की खरीद की जानी है, उसको इनकम्प्लीट बताया है। उन्होंने कहा कि हमें नए सिरे से जो फ्रेंच मैन्युफैक्चरर डसॉल्ट एविएशन है, इससे कुछ जो मुद्दे हैं उन पर निगोशिएट करना पड़ेगा। दरअसल भारतीय वायुसेना को लेकर रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमने ऑलरेडी 36 की संख्या में राफेल खरीदे हैं। एडिशनल 26 जो राफेल एम है इनके लेकर डील भी हमने फाइनलाइज कर ली है। तो अब हमारा ये अधिकार बनता है कि हम अपनी ज़रूरतों को सामने रखें और फ्रांस इनको माने। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज ने टाइम्स नाउ को बताया कि इस समय हम इंडिजनाइजेशन को प्राथमिकता दे रहे हैं और क्योंकि अब राफेल फाइटर्स का निर्माण भारत की भूमि पर होना है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो लोकल कंटेंट का परसेंटेज है ये भी ऊपर आना चाहिए। और इसीलिए भारत इस समय 75% से ज़्यादा जो इंडिजिनस या लोकल कंटेंट है इसको लेकर फ्रांस से बातचीत कर रहा है। माना जा रहा है कि डसॉल्ट एविएशन के साथ नए सिरे से जो निगोशिएशन है इनकी शुरुआत करी जाएगी, जहां पर भारत इसमें अपना जो पक्ष है वो सामने रखेगा। ऑलरेडी अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस ने राफेल की जो एमआरओ फैसिलिटी है इसको स्टैब्लिश कर दिया है। और क्योंकि भारतीय वायुसेना ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसमें राफेल की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको लेकर के जो यहाँ पर बातचीत है वो काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगी, इसका पूर्व अनुमान लगाया गया है। खैर, इस समय जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि हमें हर वो पॉसिबल तरीका देखना चाहिए जिससे कि हम जो फाइटर जेट का कह सकते हैं प्रोक्योरमेंट है उसको फास्ट ट्रैक कर सकें। हमारी अगली बड़ी अपडेट भी भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना अपने लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर काफ़ी गंभीरता के साथ काम करती नजर आई है। हमने हाल ही के अपडेट्स में आपको रुद्रम परिवार के बारे में बताया, जहां पर विशेषतः हमने बात करी थी रुद्रम 2 के बारे में। लेकिन इसके अलावा भारतीय वायुसेना का एक इंटरेस्टिंग फैसला देखने को मिला है, जहां पर भारतीय वायुसेना इस समय अपनी जो सुपरसोनिक स्ट्राइक फ्लीट की कैपेबिलिटी है इसको इन्हांस करने पर काम कर रही है। दरअसल पाकिस्तानी एयरबेसेस को न्यूट्रलाइज करने के बाद भारतीय वायुसेना अब जो ब्रह्मोस ए यानी ब्रह्मोस का जो एयर लॉन्च वेरिएंट है इन्हें एडिशनल 20 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में इंटीग्रेट करने वाली है। जी हाँ, एडिशनल 20 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को चिन्हित किया गया है, जो आने वाले भविष्य में ब्रह्मोस के एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करने में सक्षम होंगे। और बाकायदा इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो स्ट्रक्चरल हार्डनिंग प्रोसेस है ये शुरू कर दिया गया है। और इसके अलावा नासिक फैसिलिटी में जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है इसकी शुरुआत भी करी गई है। ये जेट्स इस प्रकार से मॉडिफाई किए जाएंगे कि ये 2.5 टन वजनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट, जिसको आप ब्रह्मोस ए के नाम से जानते हैं, इनको कैरी करने में सक्षम होंगे। और इस एक्सपेंशन के बाद भारतीय वायुसेना में ब्रह्मोस को कैरी करने वाले सुखोई 30 MKI जेट्स की टोटल संख्या 60 के आसपास पहुंचने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी 40 एयरक्राफ्ट जो ब्रह्मोस को कैरी करने में सक्षम है ये 2 डेडिकेटेड स्क्वाड्रन में ऑपरेशनल हैं। और डिफेंस सोर्सेज ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया कि जो नया बैच होने वाला है 20 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस ए का जो अपग्रेडेड वेरिएंट है जिसकी रेंज 450 किलोमीटर की है उसको कैरी करने में सक्षम होंगे। जिसका मतलब ये है कि एडवर्सरी को अब लॉन्ग डिस्टेंस से ही भारत तबाह करने की क्षमता रखेगा। बाकायदा नासिक में इसको लेकर जो खाका है वो तैयार किया गया है और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर जो अपग्रेड और मॉडिफिकेशन की प्रक्रिया है इसकी शुरुआत करी गई है। हालांकि भारतीय वायुसेना की तरफ से पहले भी क्लियर किया गया है कि भविष्य में लगभग सारे सुपर सुखोई जेट्स जो है ब्रह्मोस को कैरी करने की कैपेबिलिटी को होस्ट करेंगे। हमारे लिए अपडेट आ रही है उस विषय को लेकर के जिसमें चर्चाएं आमतौर पर काफ़ी ज़्यादा होती है और लोगों के मन में थोड़ा रोष की भावना भी है और लोग थोड़ा निराश भी हैं। और ये बात हम कर रहे हैं जेट इंजन को लेकर के। एक तरफ जहां अभी F414 के करंट स्टेटस को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं करी गई है, तो HAL चीफ ने इसी बीच जो F404 इंजन है इनको लेकर कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। मीडिया से बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर DK सुनील सर ने रिवील किया कि जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो अगले वर्ष या अगले फाइनेंशियल ईयर में 20 F404 IN20 इंजन को सप्लाई करने के लिए कमिटेड है। उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हमारे पास 20 F404 इंजन होने वाले हैं, जो कि हमारे जो समस्या है उसके निवारण के रूप पर देखे जा रहे हैं। बाकायदा उन्होंने ये भी कहा कि जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई चेन हर्डल्स थे उनको पूरी तरीके से क्लियर कर लिया गया है
और प्रोडक्शन को थ्रॉटल किया गया है, जिसका मतलब ये है कि एचएएल को ये इस बात के लिए एश्योरेंस मिल चुकी है कि जो 16 इंजन प्रतिवर्ष की दर तक का टारगेट है वो इनिशियली तो अचीव कर लिया जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक हमें तकरीबन 20 के आसपास जो इंजन है वो मिलने शुरू हो जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए डीके सुनील सर ने यह भी कहा कि नासिक फैसिलिटी ने हाल ही में तेजस मार्क 1 को रोल आउट किया है और ये हमारे लिए एक बड़ी कह सकते हैं जो उपलब्धि थी उसके तौर पर हम इसको देख रहे हैं। लेकिन इंजन का अभाव एक ऐसा विषय रहा है जिसने हमेशा हमें चिंतित किया है, लेकिन अब हमारे चिंता का निवारण जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऑलरेडी 4 जो इंजन है ये भारत पहुंच चुके हैं और ये फिलहाल जो ऊंट के मुंह में जीरा आप कह सकते हैं उसी की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमें इस बात का उम्मीद है या इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि जो मार्च 2026 तक 15 इंजन यानी एडिशनल 11 इंजन जो है ये और जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से डिलीवर किए जाने हैं और ऐसे में टोटल संख्या 15 पहुंच जाएगी। आपको याद दिला दे कि ये जो हम इंजन की बात कर रहे हैं ये अभी पिछले डील का ही हिस्सा है और भारत इस समय एडिशनल तकरीबन 113 इंजन की जो डील है ये जनरल इलेक्ट्रिक के साथ फाइनलाइज करने वाला है, या यूँ कह लें कि ऑलमोस्ट ये चीज़ें हो चुकी हैं। और F404 की बात करें तो ये तेजस के लिए फिलहाल तो सबसे सूटेबल इंजन की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 84 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और इसमें हमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। और तेजस की जहाँ तक बात रही तो इन इंजन की सहायता से तेजस मैक 1.6 से 1.8 तक की जो टॉप स्पीड है उसको प्राप्त करने में सक्षम है। और इसके अलावा जो तेजस की स्पेसिफिकेशंस हैं उनको इस इंजन के अराउंड ही डिज़ाइन किया गया है। हालांकि अगर हम बात करें तो जो प्रोजेक्टेड F404 की डिलीवरी है ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 11 की है, या यूँ कह लें अगर हम 26 को काउंट कर लें तो ये तकरीबन 15 इंजन्स की है। और इसके अलावा 2026 से 27 तक ये तकरीबन 20 से 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर करने का प्रयास जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किया जाएगा। अब इसके अलावा जो F414 इंजन है इसको लेकर के भी कुछ चीज़ें हाल ही में सामने आई थी, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ जो F414 इंजन है इसको लेकर प्राइस नेगोशिएशन चल रहा है और प्राइस ही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी आम सहमति नहीं बन पाई है। अन्यथा इन चीज़ों के डिले होने का कोई उचित कारण नहीं है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हाल ही में जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से या यूँ कह लें अमेरिकी सरकार की तरफ से F414 की जो कीमतें हैं उनमें कुछ वृद्धि करी गई थी और भारत ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी और इसीलिए इस समय भारत और जो अमेरिका है इसके बीच में जो नए सिरे से बातचीत है वो शुरू हुई है और यहाँ पर चीज़ों को सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। एक बार जब ये सामान्य हो जाएंगी तो फिर जो सुचारू रूप से इंजन डील है वो फाइनलाइज करी जाएगी और उसके बाद जो इंजन है वो 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ भारत में बनते नजर आएंगे। तो यहाँ पर आपका इसको लेकर क्या कहना है? क्या आप इस समय जिस प्रकार का निगोशिएशन चल रहा है उससे खुश हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।